नमस्ते दोस्तों। हिंदी साहित्य के प्रतिष्ठित लेखक और लेखिकाओं की रचनाओं के चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए सुप्रसिद्ध लेखिका डॉक्टर सूर्यबाला जी की लिखी हुई उनकी एक प्रसिद्ध व्यंग्य रचना गणपति गणनायक। प्रस्तुत कहानी में लेखिका ने यह दर्शाया है कि किस प्रकार से धनाढ्य और बड़े लोग गणेश उत्सव के नाम पर अपना मनोरंजन करते हैं, वहीं दूसरी ओर चाल में रहने वाले छोटे मोटे गरीब व्यक्ति किस प्रकार अपनी श्रद्धा और भक्ति ईश्वर पर लुटाते हैं। गणपति गणनायक की कथा मुंबई शहर में व्यापक तौर पर मनाए जाने वाले गणेश उत्सव पर आधारित है। चारों तरफ गणेशोत्सव की तैयारी पूरे धूमधाम से हो रही है। गलियों और सड़कों पर हर जगह गणेश प्रतिमाओं की दुकानें लगी हुई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। कलाकार पांडुरंग मोरे की दुकान पर भी गणेश की मूर्तियां सजी हैं। इतने दिनों तक एक साथ रहते रहते सारे गणपति एक दूसरे के बहुत करीब हो गए थे। हंसी ठिठोली करते हुए सबका समय एक साथ कट जाता था। कुछ खरीदार मूर्तियां खरीदने पहले से ही टूट पड़े। इतने दिनों से साथ साथ रहने वाली गणेश प्रतिमाएं आपस में बात करती हैं। साथ रहते रहते उनके मन जुड़ गए हैं। अब जब खरीदार उन्हें लेने आ रहे हैं तो उन गणेश प्रतिमाओं को अलग होना अखरने लगता है। प्रतिमाएं सोचती हैं क्या जाने कब मिलेंगे। पहला खरीदार छोटी ट्रॉली लाया था। उसने एक गणेश प्रतिमा खरीदकर अपनी ट्रॉली पर रखकर शीश नवाया, गुलाल छिड़का और बाकी के 8-10 साथी तुरही नगाड़े की तड़ातड़ के साथ नाचते कूदते गणेश जी को लेकर चल दिए। दूसरे खरीदार आसमानी रंग की मिनी वैन लेकर आए, साथ में सफारी और तुरही की जगह लाल सुनहरे डिब्बों वाला बैंड। वैन में पहले से कई लोगों की चहल पहल थी। ड्राइवर तथा अन्य लोगों की सहायता से 3.5 फुट के गणेश को वैन में रखा गया और लोगों से लदी फंदी वैन ने अपनी हैसियत और ट्रॉली की औकात दिखाई और सर से निकल गई। लेकिन भीड़ के कारण वाहन वैन हो या ट्रॉली रुक रुक कर ही चल पा रहे थे। तभी बड़े गणपति को वैन से उचकते देख ट्रॉली वाले गणपति ने पहचान लिया और हम दोनों साथ साथ चलते हुए बात करने लगे। वैन वाले गणपति ने जैसे ट्रॉली वाले गणपति का मन रखने के लिए बात की, साथ ही ये भी जताया कि तुम इतने नीचे ट्रॉली में और मैं यहाँ ऊपर वैन में। वैन वाले गणपति पर अपने खरीदारों की हैसियत हावी हो रही थी। जिस प्रकार बड़े लोग केवल अपने बड़प्पन और अमीर होने का दिखावा करते हैं, लेकिन असल जिंदगी में अपने कर्मों से बहुत ही तुच्छ होते हैं, और वहीं ट्रॉली वाले गणपति के समान मध्यम वर्ग के भक्त या फिर श्रद्धा भाव रखने वाले जो लोग केवल अपने कर्मों से स्वयं कुछ बनना चाहते हैं, उन्हें इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि वे कितने अमीर या पैसे वाले हैं। उन्हें सिर्फ ईश्वर के समक्ष अपनी भक्ति प्रस्तुत करनी होती है, ना कि दिखावे का झूठा मिथ्याचार। इतनी सी देर में दोनों गणपतियों के संबोधन और लहजे भी बदल गए थे। ट्रॉली वाले वैन वाले को आप और वैन वाले ट्रॉली वाले को तुम कह रहे थे। इसका अर्थ ये हुआ कि इस बड़े शहर में अमीरी और गरीबी के हिसाब से लोगों को सम्मान मिलता है। जिसके जितने ठाट बाट उसे उतना ही सम्मान मिलता है। ट्रैफिक हटा और गाड़ियां आगे बढ़ीं। वैन फिर सर से निकल गई। फिर बड़े गणपति ने चैन की सांस ली। जिस प्रकार से ऊंची शान और शौकत वाले परिवार में यदि उसमें कोई मध्यम वर्गीय रिश्तेदार आ जाए तो वो लोग उससे पीछा छुड़ाना चाहते हैं, ठीक उसी प्रकार वैन वाले गणपति ट्रॉली वाले गणपति के साथ वही व्यवहार कर रहे थे। सामने सिग्नल था। वैन ड्राइवर ने जल्दी से निकालना चाहा, लेकिन तभी ट्रैफिक पुलिस को देखकर धच्चे से ब्रेक मार दिया ड्राइवर ने और गणपति औंधे मुंह गिरते गिरते बचे। तभी खड़खड़ाती ट्रॉली बगल में आ पहुंची। नीचे वाले गणपति को नहीं रहा गया और बोले, मैंने सोचा आपकी वैन निकल गई होगी। वैन वाले गणपति ने पूरा रौब झाड़ते हुए कहा कि निकल तो आराम से जाती, लेकिन ड्राइवर जरा फुलिश और शिट है। वैन वाले गणपति तो बड़े लोगों के बीच में अब रहने वाले हैं, तो भाई इतनी इंग्लिश तो आती ही बनती है। और नीचे वाले ठहरे सीधे साधे चाल के, तो उनको तो कुछ समझ में नहीं आया। नीचे वाले ने बड़े उत्साह के साथ बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि ये लोग मुझे चैम्बूर की आंगनवाड़ी के सामने वाली चौल में ले जा रहे हैं। इन लोगों ने मिलाकर गजानन मित्र मंडल बनाया है। नीचे वाले गणपति ने चाल वालों की सामर्थ्य के अनुसार बोला, ये लोग मुझे गौरी सहित 5वें दिन विदा करेंगे। और आपको कुछ पता चला? ऊपर वाले गणपति ने अपने बड़प्पन का दिखावा करते हुए बोला, भाई ये लोग तो मुझे 10 दिन से पहले छोड़ने वाले नहीं हैं। वो शेखी भगाड़ते हुए कहते हैं कि जाने क्या क्या फिक्स कर रखा है, काफ़ी बिजी रहना पड़ेगा।
यहाँ पर लेखिका ने ट्रॉली वाले गणपति को गजानन और हंसी ठिठोली की सुविधा के लिए वैन वाले गणपति को गणनायक का नाम दिया है। तो आप लोग ध्यान से सुनिए इस कहानी को आगे। गणनायक ने पूरे गंभीर होते हुए कहा, ये लोग प्रोग्राम डिस्कस कर रहे हैं कि क्या क्या करना है। इतने में गजानन बोले, इसमें करना क्या है, वही भजन भाव, रंगोली, गायन स्पर्धा और गणपति बप्पा मोरया। मस्त मौला गजानन हंसे। गणनायक ने बड़े लोगों सा ठाट-बाट दिखाया और कहा, ये लोग बप्पा शप्पा नहीं चिल्लाते। ये लोग एक दिन मैजिक शो, एक दिन डांस कंपटीशन, एक दिन वैरायटी इंटरटेनमेंट, हाउजी, ब्यूटी कॉन्टेस्ट और ना जाने क्या क्या। रास्ता खुला, दोनों गणपति अपने अपने स्थान पर जाने लगे। इस बार गणनायक भी थोड़े भावुक हो गए। फिर क्या था, गाजे बाजे के साथ पंडाल में गणनायक का स्वागत हुआ। बैंड और डांस के शोर शराबे में मंत्रोच्चार का कहीं अता पता ही नहीं था। गणनायक की गर्दन अलबत्ता मोटी मोटी मालाओं से लद गई। सिंहासन के सामने प्रसाद और थालों में भोग की कतार लग गई थी। कलाकार जी की दुकान में पैदा होने के बाद अब तक गणनायक ने कैसेटों में ही लड्डू को भोग सुना था। आज सामने व्यंजनों मिष्ठानों का अंबार देखकर बरबस मुस्कुराए। सोचा, महाभोग तो आज लगेगा। प्रमुख आराधक का सम्मान टावर के सबसे धनाढ्य सेठ और सेठानी को दिया गया था। सेठ सेठानी द्वारा पूजा अर्चना संपन्न हुई और पंडित जी दक्षिणा लेकर विदा हो गए और भक्तजन भरपूर पेपर प्लेटें ले पंडाल के बीच में झुंडों में तितर बितर हो गए थे। तात्पर्य यह कि ईश्वर गणेश जी की स्थापना तो एकमात्र बहाना था, लोग वहाँ केवल अपनी स्वार्थ सिद्धि कर रहे थे। अचानक गणनायक का ध्यान उन महिलाओं पर गया जो उनकी मूर्ति में कमियां निकालने में मशगूल थीं। जिसको जिन जिन चीज़ों में संतुष्टि मिलती वो अपना मन संतुष्ट कर लेता। गणेशोत्सव मनाना तो केवल एक बहाना था। गणनायक प्रसाद और व्यंजनों के थाल की प्रतीक्षा करते रहे, लेकिन वहाँ उनके समीप केवल नुचे हुए फूल, अक्षत, हल्दी और दूरवा बड़े पानी के पात्र के अलावा कुछ नहीं छोड़ा गया। ऐसा लग रहा था मानो गणेश पूजा की प्रतीक्षा कम और होने वाले फास्ट म्यूजिक पर नृत्य की प्रतीक्षा वो ज़्यादा कर रहे थे। अधेड़ और जवान सब अजीबोगरीब तरह से नृत्य कर रहे थे। ये कैसा चलन हो गया है जहां अब व्यक्ति ईश्वर की भक्ति को भी एक जरिया बनाकर मनोरंजन करने के अलग अलग उपाय ढूंढता है। ये सब दृश्य देखकर फिर वो स्वयं को समझाते कि ये नृत्य या चाहे जो हो, यह मेरे ही उपलक्ष्य में तो हो रहा है। अगली सुबह देखा कि कितनी देर हो गई, लेकिन पूजा आरती की कोई संभावना ही नहीं दिखाई दे रही है। सब एक दूसरे पर आरोप लगाते दिखाई दे रहे हैं। पंडित का कहना था कि वो आया था, लेकिन किसी ने भी दरवाज़ा नहीं खोला और अब वो दूसरी जगह है। अंततः सर्वसम्मत से तय हुआ कि पंडित जी को मारो गोली और ले आओ आरती की कैसेट। किसी प्रकार से आरती संपन्न हो गई। देखते ही देखते सब अपने अपने काम धंधे पर चले गए। अब गणनायक अकेले। समय कितना बदल गया है, किसी को समय ही नहीं है ईश्वर की पूजा आराधना के लिए। अपराह्न में धमा चौकड़ी मचाते अलबत्ता छोटे बच्चे जरूर जमा हो गए। बच्चे भी आपस में गणनायक में कमियां निकालते। कोई कहता वहाँ गणपति इससे अच्छा है, कोई कहता मेरे पापा के ऑफिस के सामने इससे ऊंचा गणपति है। फिर उनमें एक ने मैकडोनाल्ड जाने की बात की तो दूसरी लड़की ने पिज्जा हट। उसमें से तीसरे ने बोला, क्यों नहीं हम मैकडोनाल्ड फेस्टिवल भी सेलिब्रेट करते। रबिश, तीसरा बोला, गणपति इज गॉड, सो व्हाट। इधर भी तो हाउसी उधर भी हाउसी, इधर भी डांस उधर भी डांस। गॉड होने या ना होने का क्या फर्क पड़ता है। सही भी तो है, जैसा संस्कार माँ बाप देंगे बच्चे वही तो सीखेंगे। कैसा समय आ गया है, ईश्वर के होने या ना होने का किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अंधेरा होने के बाद पूजा आरती हुई और जमकर नाच गाना हुआ। फिर रात को गणनायक के पास सोने को लेकर लोगों में झिकझिक होनी शुरू हुई। काफ़ी झिकझिक के बाद समाधान निकला कि सोसाइटी का गार्ड 100 रुपये ओवरटाइम और रात के खाने की शर्त पर गणपति के पास सोएगा। हर दिन का पैसा वो पहले ही ले लेगा। मनुष्य कैसा हो गया है, ईश्वर की शरण में रहने के लिए बहुत पैसे वसूलता है और उसी पैसे से दारू पीता है और वही उनकी बगल में खर्राटे मारता है। इधर गणनायक को नींद नहीं आ रही थी। उनका मन मान अपमान, प्रतिष्ठा और अवहेलना आदि बातों पर अशांत था कि वो ये सब सही समझें या फिर गलत। सिक्योरिटी गार्ड के बगल में पड़े हुए मोबाइल की घंटी बजी। गणनायक ने थोड़ी देर तो बजने दिया, फिर उठा लिया। उधर से गजानन की चहकती हुई आवाज़ आई, अभिवादन महाराज, कैसे हैं। गणनायक थोड़ा अटके। ठीक हुआ, अचानक तुम कैसे। दोनों गणपत में अपने अपने तरफ के लोगों के बारे में बातचीत हुई।
गजानन ने अपने चाल वाले लोगों का बखान करते हुए बताया कि ये लोग जितने सामान्य साधनहीन लोग प्रसाद में इतना चिवड़ा, उपमा, नारियल, बड़ी, मोदक आदि चढ़ाते हैं, तो आप वाले गजानन का तात्पर्य जब सामान्य लोग इतनी सेवा करते हैं तो धन धान्य से पूर्ण लोग तो और भी अधिक सेवा सत्कार करते होंगे। लेकिन यहाँ तो इसका विपरीत था, उन्हें स्वयं से ही फुर्सत नहीं मिलती है। लेकिन गणनायक सच बोलते तो कैसे? गणनायक सोचते थे वो चाहे जिस स्थिति में हो, लेकिन गजानन की आंखें तो उन्हें प्रतिष्ठा और सम्मान के शिखर पर ही देख रही हैं। सच भी है, यही हर किसी को चाहिए होता है, चाहे वो मनुष्य हो या फिर देवता। एक शाम बाहर की सारी दुकानें टॉवर के अहाते में बुला ली गईं, जहां चाट, गोलगप्पे, डोसे, समोसे और चाइनीज़ आदि खाने की चीज़ें थीं। खाना पकाने खिलाने की तकलीफ से बचने के लिए लोग अपने अपने घरों से नीचे उतर के खाने शुरू कर दिए और देखते ही देखते यहाँ वहाँ पेपर प्लेटों का ढेर लग गया। वहाँ के चड्ढा साहब को यह कहने में भी हिचक नहीं हुई कि हम तो खाने पीने के लिए ऐसे अवसरों का इंतजार करते हैं। सब खाने पीने में इतने मस्त थे कि आरती पूजा की किसी को सुधि नहीं थी। और अंतिम दिन बच्चों ने अलग अलग प्रतिस्पर्धा में हिस्सा लिया, किसी ने गीत में तो किसी ने नृत्य में, ब्यूटी कॉन्टेस्ट, फैंसी ड्रेस आदि में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया गया। एक एक करके सभी बच्चों ने अपनी प्रतिभाएं प्रदर्शित की। कुछ समय बाद नृत्य की स्पर्धा प्रारंभ हुई। तेज लाउड स्पीकरों से आते संगीत की आवाज़ पर एक लड़की इतना उच्छृंखल नृत्य कर रही थी कि इतना अभद्र दृश्य तो उसे देखकर रंभा भी लज्जित हो उठे। उसके बाद जो लड़की नृत्य करने आई उसने पारदर्शी कपड़े पहने हुए थे और उसके ऊपर से एक जैकेट पहनी हुई थी, जिसे उतार कर उसने उछाल मारी। पूरा पंडाल सीटियों से गूंज उठा। उसकी वो जैकेट गणनायक के पैरों के पास आकर गिरी। उन्हें वो विषैले सांप के समान प्रतीत हो रही थी। गणनायक का पूरा शरीर क्रोध और घृणा से घिनघिना उठा। गणपति विसर्जन का अंतिम दिन आ गया। सड़कों पर हजारों लाखों की संख्या में भीड़ उमड़ पड़ी। विसर्जन के समय भी गजानन और गणनायक की वैन और ट्रॉली मिल गई। दोनों में फिर बातें आरंभ हुईं। गजानन अपनी चाल वाले भक्तों से बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने गणनायक से बताया कि उनके ही समान उनकी छोटी छोटी इच्छाएं भी थीं, जिन्हें वो मुझसे मांग रहे थे। देखते ही देखते भीड़ हटी, ट्रॉली आगे निकल गई। गजानन को आंगनवाड़ी की चाल वालों ने पूरे सम्मान के साथ सिर पर उठा लिया और उन्हें गहरे समुद्र में उतार कर विसर्जित किया, जबकि वैन वाले आपस में लड़ने लगे तथा अपना समय बचाने के लिए गणनायक को बिना भक्तिभाव के किनारे ही छोड़कर चले गए। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर सूर्य बालाजी की लिखी हुई उनकी व्यंग रचना गणपति गणनायक। अगर आप भी उनके विचारों से इत्तेफाक रखते हों तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी विशेष रचना के साथ, लेकिन मेरा चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आपका समय शुभ हो, मंगलमय हो।